तो सबसे पहले द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, अच्छा ब्लू वाला कम दिख रहा होगा है ना? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट in going from one medium to another, going from one medium to another is called refraction of light, refraction of light। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमने जैसे ग्लास ऑफ वाटर कांच का है, उसमें पेंसिल डाली तो पेंसिल आपको थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी और वो बड़ी सी नजर आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप अपनी जो भी आप पकड़ोगे ना उसको, तो आपकी फिंगर भी काफी ज्यादा बड़ी नजर आएगी। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सो एक सिंपल सा अभी यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, सो वंस यू सी दैट, कहाँ गई मेरी, ये रही, this is glass slab as you can see, and if I put this laser beam, as you can see that उसमें बेंडिंग हो रही है। ठीक है ना, लेजर बीम तो इस तरीके से जा रही है एंड यू सी दैट क्लियरली देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास। तो एयर से ग्लास में जब जा रही है तो यू कैन सी द बेंडिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज व्हाट वी कॉल द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो अभी जो मैंने ये किया था इसमें क्या था कि एक ग्लास स्लैब है, क्या है ग्लास स्लैब, और इधर से लेजर बीम जो आपने दे रहे यहाँ से फॉल की तो ऑब्लिकली ऐसे आ रही है, तो दिस इज इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। ठीक है, और फिर इस जहाँ पे पॉइंट पर ये फॉल कर रही है वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल और इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, this angle is called angle of incidence, this is called the angle of refraction, this light is called refracted ray, this ray is called refracted ray and this is called normal। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पर एयर थी और यहाँ पर ग्लास है। तो ग्लास जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जो ग्लास है वो एक क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर का मतलब क्या है कि लाइट के लिए एक मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ रही ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली रेयरर है, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज लेस तो वो कैसा हो गया? ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, यहां तक कितना क्लियर हुआ? अच्छा, जब ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक्चुअल पाथ तो उसका ये था, बट द रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ऐसा कब होगा? जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? द लाइट रे, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या रहेगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और अगर उल्टा केस है कि सपोज दैट ग्लास से रे बाहर जा रही है तो क्या होगा? ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर डेंसर से एयर जो कि कैसी है? रेयरर मीडियम है, उसमें जब जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? द रिफ्रैक्टेड रे bends up away from the normal, away from the normal। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हुआ यहां तक? हर्षित यादव, हाँ हर्षित यादव, चलो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतना समझ में आया? सो द बेंडिंग ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? So topic is the cause of refraction. So the cause of refraction is
change in the speed of light, change in the basic cause is the change in speed of light in going from one medium to another, going from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है, एंड दिस इज द मेन कॉज कि वो बेंडिंग हो रही है। क्लियर है? रेयरर में ज्यादा थी स्पीड, यहाँ पे डेंसर में आए कम हो गई स्पीड, तो बेंडिंग होगी, और बेंडिंग किधर की तरफ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो व्हाट विल हैपन, द स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कम थी, यहाँ पर बढ़ गई, तो स्पीड ऑफ लाइट जब बढ़ेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना समझ में आया? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन? नाउ देयर इज अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन, कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा? सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन? अगर मान लो ये ग्लास स्लैब है, अगर आपने इस तरीके से नॉर्मली फॉल करी तो इसमें बेंडिंग नहीं होगी। तो पहला कंडीशन क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, या फिर बोलें कि नॉर्मल इंसिडेंस है लाइट का, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है इंसिडेंट रे मेकिंग 90 डिग्री विद द इंटरफेस। जो ये बाउंड्री होती है बिटवीन टू मीडिया, दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस। तो इंटरफेस पर जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा इंसिडेंट लाइट का, इंसिडेंट रे का, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, ठीक है। तो हमारी नो रिफ्रैक्शन कंडीशन क्या होगी? इस टाइम पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैसा है, n1 इज इक्वल टू n2, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो हम कहेंगे कि नो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कब होगा? इफ n1 इज इक्वल टू n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन समझ में आया, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये समझ में आया, कंडीशन भी समझ में आ गई होगी कि कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अभी देखो नॉर्मल इंसिडेंस वाला तो मैं भी करके दिखा दे सकता हूँ, दिखा दूंगा आपको कि देखो यहाँ पे, हाँ, देखो, ये देखो ऊपर एक लाइट रे है, मैं फॉल करा रहा हूँ, कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है, नो बेंडिंग। इसके बाद अब लिखेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है? सपोज दैट हमने एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे बनाया कि ये ग्लास स्लैब थी, ये एयर थी, और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइट रे फॉल की। तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं, इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इधर पर हमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of incidence, and this is what we call angle of refraction. इतनी बात समझ में आ गई? डायग्राम समझ में आया? This ray is called refracted ray, and this ray is called normal. इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको क्लियर हुआ? लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये पहला लॉ क्या है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है, सभी एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ
ठीक है, normal incident ray, refracted ray and this point of incidence all lie in the same plane. इतना सबको समझ में आया? दूसरा क्या है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media. इसका कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है I और एंगल R है, तो साइन ऑफ I डिवाइड बाई साइन ऑफ R is constant, and this constant is nothing but the refractive index. This is called the also known as Snell's law. क्या बोलते हैं इसको? Snell's law or the second law of refraction. First law of refraction is incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. और दूसरा क्या है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media. इसको हम लोग Snell's law के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गई है तो आप थम्स अप कीजिए, बोलो जी। अगर आपको समझ में आ गया चलो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा स्नेल्स लॉ, जब पढ़ा तो हमने देखा यहां पे दैट दिस इज द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। वैसे तो बड़ी क्लासेस में म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होगा, एक होगा एब्सोल्यूट और एक होगा रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। चलो जी, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑफ एनी मीडियम। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इस तरीके से, तो किसी मीडियम का होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. It can also be written as C upon V, where C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is the speed of light in vacuum, ठीक है। and V क्या है, speed of light in medium, ठीक है। तो n is equal to C upon V। एक बात यहां पे नोट कर लो, that n is just a number, refractive index has no unit, कोई यूनिट नहीं, इट इज जस्ट अ नंबर, बिकॉज इट्स अ रेशियो। यहां पर भी मीटर पर सेकंड होगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड होगा, तो कट जाएगा, तो इट इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। ऑल्सो एन की वैल्यू, अगर मैं यहां पर मीडियम की जगह वैक्यूम ही ले लूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा 1। तो समझ गए ना कि इस बात को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 किसके लिए होगा, वैक्यूम के लिए होगा, और ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम। तो हमने एक यहां से नोट निकाला दैट n की वैल्यू जो होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। 1 कब होगी, जब वो वैक्यूम होगा, और बाकी उससे ज्यादा ही होगी। फिर एनसीईआरटी में एक आपको टेबल मिल रखी है जिसमें 1.33 कुछ वाटर की है, 2.42 सबसे ज्यादा जो है डायमंड की है, तो ये डायमंड की है। तो ये टेबल
लर्न नहीं करनी है, बट ये आपको देगा, वो वहां पे गिवन में होगा कि इतना इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाय थॉर फैन ब्रो, थॉर का फैन आ गया भाई, देखो यहाँ पे। चलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। नाउ वी विल लर्न द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि देयर इज अ मीडियम 1, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और देयर इज अनदर मीडियम दैट इज 2। तो अगर मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में बताऊं तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा n12। कैसे लिखूंगा? n12। n12 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात ये? और अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं। रिलेटिव का मतलब है कि आप रिलेट कर रहे हो 2 को किसके साथ? 1 के साथ। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। क्लियर है ये बात? आई बात समझ में? हाँ या ना? नाउ दिस थिंग इज बेसिकली 1 2 को कैसे लिखा जाता है? n1 अपॉन n2। तो ये ऐसे याद रखना, जो आगे वो ऊपर जाएगा और जो पीछे लिखा था वो नीचे जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो n12 इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लूरल क्या होता है? इंडाइसेस। ठीक है, n1 अपॉन n2। तो n12 इज बेसिकली, इसको लिखोगे c अपॉन v1, ये रहेगा c अपॉन v2। सो दिस विल गिव यू c अपॉन v1, और इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? v2 अपॉन c। c से c कैंसिल हो जाएगा, तो v2 अपॉन v1। सो यू सी दैट n12 can be written as n1 upon n2 which is equal to जो आगे वो ऊपर, जो पीछे वो नीचे। लेकिन यहां पर देखो यहां पर देखो n का जो रिलेशन है v के साथ वो इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर यहाँ n है तो नीचे साइड इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v। तो हम यहाँ पर देखो n1 यहाँ पर है तो नीचे साइड क्या जाएगा? v1, ऊपर जाएगा v2, और वही चीज लिखी थी यहाँ पे। आई बात समझ में? तो सिमिलरली n21 अगर लिखना चाहते हो तो जो आगे है वो ऊपर लिख लो, जो पीछे है वो नीचे लिख लो, और इसका देखो इनवर्स रिलेशन v2 नीचे आएगा, v1 ऊपर जाएगा। तो n12 ये होता है, सॉरी n12 ये होता है, n21 इस तरीके से लिखा जाएगा। बोलो, ये चीज सबको समझ में आ गई? बोलो, अगर आपको समझ में आ रही है गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन शॉट एंड चैप्टर ओवर। हाँ, कोशिश तो यही है। ठीक है, अभी तो 15 मिनट हुए। चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, नोट करते जाना कि यहां पर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन बात अगर रिलेटिव की करें तो रिलेटिव में n12 में n1 अपॉन n2 है। अगर ये n1 इज लेस देन n2 है तो ये लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब ये हुआ कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट कैन बी लेस देन 1 एंड इट कैन ऑल्सो बी लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अनलाइक दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक और चीज नोट कि अगर मैं n12 का प्रोडक्ट करूं n21 के साथ, तो जरा ध्यान से देखो, n1 अपॉन n2 लिखोगे इसको प्रोडक्ट, इसको n2 बाई n1 लिखोगे, ये दोनों कैंसल आउट होंगे, क्या मिलेगा आपको? 1। क्या मिलेगा? हाँ, शौर्य ने बोला है सर रिपीट कर दो। सर क्या रिपीट कर दो? देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जो रिलेटिव है, अगर n1 बड़ा, n1 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, तो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा।
देखो छोटा नंबर को डिवाइड करोगे बड़े नंबर से लेस देन बनाएगा, लेकिन अगर n1 बड़ा है n2 छोटा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ये सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये चीज जो आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, नोट कर लो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम होता है वो लेस देन डेंसर मीडियम होता है। तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम एन आर डिवाइड बाई एन डी करोगे तो दिस इज लेस देन 1, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम एन डी डिवाइड बाई एन आर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया तो थम्स अप दो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? 1, n12 इंटू n21 सर इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको मैं ये दे दूं n12 निकाल लिया आपने, तो ये आपको गिवन है, तो n21 निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, n12 का रेसिप्रोकल कर देना। क्या करना? रेसिप्रोकल कर देना है। आई बात समझ में? जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि आपको मैंने दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि सर आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, ये निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर कि जो आगे है वो ऊपर रख दूंगा, जो पीछे है वो नीचे रख दूंगा। तो वाटर क्या था सर? 4/3 था। ग्लास क्या था? 3/2 था। इन दोनों का जब मैं सर प्रोडक्ट कराऊंगा तो मुझे सॉरी ये 8/9 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या कैलकुलेट होके मिल जाएगा? 8/9। बोलो इतना समझ में आया? और अगर आपसे बोला गया कि इसको इंटरचेंज कर दो, अगर मैं बोलूं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, तो करना कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 9/8। ये आंसर हो जाए। बोलो सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गई? कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ या ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो थम्स अप जरूर दे देना। एंड अभी आधा घंटा हुआ है, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी हमारी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखो इसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब, कुछ बड़ी नई चीज नहीं, यही थी ग्लास स्लैब। ठीक है ना, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे हम लोग। ये कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है, चलो जी, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। सपोज दैट वी हैव अ ग्लास स्लैब लाइक दिस, दैट P, और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, PQRS, PQ एंड R एंड देन S। सो अगर हमारे पास लेट से एक इस तरीके से एक इंसिडेंट रे PQ इंटरफेस पर आई, तो यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास है, और फिर यहां पर एयर है। तो एज यू कैन सी दैट एयर इज द रेयरर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयरर मीडियम। एयर है फिर से रेयरर आता है। तो इंसिडेंट रे इस वाले इंटरफेस पर फॉल कर रही है, तो यू विल मेक अ नॉर्मल हेयर। तो बताओ एयर एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है, तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ ये था, एक्चुअल पाथ ये था, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लेट्स से ये पहला सरफेस था, तो इसका n1 and n1 dash is the normal. We call this as a I1, इसको बोलेंगे R1, फर्स्ट इंटरफेस I1 and R1। बोलो सर वाटर से रिफ्लेक्शन,
वाटर से रिफ्लेक्शन, कुछ भी बोले जा रहे हैं, पढ़ा कुछ और रहे हैं, पहले सिस्टम से देखो ना, कुछ भी आप बोलोगे क्या। सर वाटर से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाटर से रिफ्लेक्शन क्या चीज है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा क्या है। अब एज यू कैन सी ये रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड इंटरफेस पर आई। अब सेकेंड इंटरफेस पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अब इस बार क्या हो रहा है, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड, जाना तो ऐसे चाहिए था इसको, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस इंटरफेस, और इस रे को ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे। क्या नाम देते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेट से I2 से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं R2 से। मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दैट अगर यहां का मीडियम और यहां का मीडियम सेम सेम रखा गया तो दिस एक फैक्ट यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट I1 इज इक्वल टू I2 होता है। क्या होता है, I1 इज इक्वल टू I2, और इस I2 को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस से भी इस फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, सर दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ दीज टू मीडियम, यहां पर मीडियम और यहां पर मीडियम सेम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, दिस इज द फैक्ट। अभी के लिए इतना जान लो, बाकी आप लोग 12th में देखोगे। इतना समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो रे आ रही थी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे निकल रही है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो एक्चुअली जो पाथ था पहले ये था, जब ये बाहर निकली है ये थोड़ा सा इससे डिस्प्लेस हो गई है। So the displacement, this perpendicular distance between the original path and the emergent ray, the path of emergent ray, this is what we call x, and x is known as lateral displacement. क्या बोलते हैं इसको, lateral displacement। and ये lateral displacement हुआ किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, रिफ्रैक्शन की वजह से। और इसको हम लोग lateral shift भी कहते हैं। क्या कहते हैं, lateral shift। बोलो जी, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। वेरी गुड सूर्यांश, बोलो क्लियर हो गया यहां तक, इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं। अंडरस्टूड। तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट, एंड एक फैक्ट देखा कि अगर यहां का मीडियम जो इनिशियल जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस है, अगर दोनों मीडियम सेम सेम रहेंगे तो ये फैक्ट काम करेगा। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इतना जान लो। सर नमस्ते, अनंत हाय, अनंत अनंत तोमर नमस्ते। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज। क्या पढ़ेंगे, अब भैया सब लोग नोट्स बनाना चालू कर दो, अगर जिन्होंने नहीं बना रखे हैं तो जिन्होंने ये वाली क्लास नहीं ले रखी थी वो खत्म कर दिया मैंने। अब आप लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज, तो प्लीज मेक द नोट्स। तो अब टॉपिक आ गया हमारा स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, अनदर इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अभी बता देंगे सर क्यों बोलते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास रखे हैं लेंस तो मैं दिखाता हूं, शायद ये एक तो लेंस मिल गया मुझे, बाकी नहीं। ये है, ये वाला जो लेंस है ये है कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस है, कॉनकेव, क्योंकि इसमें एजेस जो है वो थिक है और जो सेंटर में है वो थिन है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे इसको, दूसरा वाला एक और था यार, मिल नहीं रहा है,
आपको दिखाता। चलो अभी किट आ जाएगी हमारे पास इसकी, तो आपको दिखाएंगे। सो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा, जहां पे एजेस क्या होती है? थिन, और सेंटर में कैसा होता है? ये थिक। थिन और यहां पर रहेगा थिक, ठीक है। कॉन्केव क्या रहेगा? ऐसा, जहां पे एजेस कैसी रहेगी? ये थिक, सेंटर में कैसा रहेगा? थिन। क्लियर है? ये समझ में आया? एजेस रहेंगे थिन एंड सेंटर में क्या रहेगा? थिक। यहां पर थिक और यहां पर बीच में सेंटर में थिन। अरे हेलो सर, आई हैव अ डिजिटल बोर्ड बट इन मार्च 27 आई वांट टू सेल ओनली। ठीक है, ठीक है, ओके, कॉल मी आफ्टर दिस क्लास। चलो जी। सो दिस कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, समझ में आ गया यहां तक? अच्छा सर, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया? क्योंकि जब इस लेंस पर, अच्छा, इस लेंस पर पैरेलल रेज फॉल करती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। आई बात समझ में? और दूसरा वाला डाइवर्जिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब इस पर हम ऐसे एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ये इस पर फॉल होने वाली जो पैरेलल रेज होंगी, दीज रेज विल अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ऐसे, आई बात समझ में? तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये डाइवर्ज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड diverging lens, and this is called the converging lens. And if somebody asks you that how we say that convex lens क्या होता है, concave lens क्या होता है, तो convex lens वो होता है जिसकी edges thin होती हैं और जो center part होता है वो thick होता है। इसके अलावा इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें दो उभरे हुए हिस्से हैं, बल्ज आउट पार्ट है और वो भी दो है, तो हम क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स। इसको हम लोग बाई कॉनकेव भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव। कई बार ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, बाई कॉनकेव। तो बाई कॉनकेव मींस इसमें दो कॉनकेव पार्ट है। देखो, एक ये केव पार्ट, कॉनकेव पार्ट है, और ये कॉनकेव पार्ट है, तो दो कॉनकेव पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दीज जो भी और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक इस तरीके का भी होगा। ठीक है, इधर एक प्लेन रहेगा पार्ट और एक कॉन्वेक्स रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। बट हमें इस तरीके के नहीं पढ़ने हैं, बट मैं बता दे रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर कुछ इस तरीके का है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, क्लियर है? प्लेनो हाँ, प्लेनो कॉनकेव। अच्छा, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का है, ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलोगे ये कैसा पार्ट है? कॉनकेवो। और ये वाला कैसा हिस्सा है? कॉन्वेक्स। तो ये हो गया हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और अगर कुछ इस तरीके से है, ऐसा सा है कुछ, तो ये पार्ट हो गया कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बट ऑल दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ फोकस अभी किस पे रखना है? बाई कॉन्वेक्स पे और बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉनकेव। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो एक एक करके हम दोनों लेंसेज के इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इनमें, कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस तो एक ऐसा लेंस जिसकी एजेस
थिन हो और सेंटर पार्ट थिक हो, तो इसको बोलते हैं क्या? ये कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसके बीच में एक ओ पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉन्वेक्स लेंस में इधर से स्टार्ट, जो भी चीज करना है इधर से स्टार्ट करना। तो ये वाला सरफेस देखो, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, तो ये किसी एक स्फेरिकल पार्ट का हिस्सा है। तो ये कर्वेचर है, बोलो ये किस कर्वेचर था ऐसा, बोलो एक सर्कल जैसा रहेगा। तो इस कर्वेचर का एक सेंटर होगा, इसको मैं C1 से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? C1 से। ध्यान से सुनना इस बात को। जब आप ड्रॉ करते हो तो इधर से इधर वाले फेस की तरफ जाना पहले, ठीक है ना? तो इसका जो कर्वेचर है वो मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई बात समझ में? अच्छा, तो अब इस वाले सरफेस पे आते हैं। एक ये कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर का भी एक सेंटर होगा, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है C2 से। किससे रिप्रेजेंट किया है? C2 से। और C1 और C2 से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो C1 और C2 से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ there is a point in between these two which is called F1 and this is point called F2. इसको बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और इस पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अभी ये चीज समझेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होता है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होता है। सर स्कूल में बताया है कि F4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनाना है, स्केल से कंपलसरी है। ओके, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो फिगर है ना आपका, ये कितना है, ठीक है, ये कैसा बना रहे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा ना। इसकी थिक, अगर ये थिक करोगे तो फोकल लेंथ कम रहेगा, अगर ये थिन करोगे तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको 4 सेंटीमीटर लेना है या 3 सेंटीमीटर लेना है या 5 सेंटीमीटर लेना है, जो भी। बट यहां से इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट क्या रहेगा? फोकस। ठीक है, इसको F1 बोलोगे, इसको F2 बोलोगे। कुछ बुक्स में C1 को 2F1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इस C2 को 2F2 भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ ऑफ। तो F2 ये हो गया तो 2F2 ये हो गया, अगर ये F1 है तो ये 2F1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमको ये, अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलोगे? फोकल लेंथ। अच्छा, तो जो ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा, ये भी F है, ये भी R है। क्लियर हो गया? दोनों कर्वेचर, अगर ये बाई कॉन्वेक्स है, अगर ये बाई कॉन्वेक्स है तो हम अभी जो आपके सिलेबस में है उसमें ये माना गया है, ये लेंगे कि ये F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे, तो F इज द फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसा यार कुछ नहीं है, कहा गया जरूर है तुम, लेकिन तुम्हारा नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। तुम्हारी राइटिंग बेकार है थोड़ी, तो तुम अपना उस पर ध्यान दो कि हम सही रे डायग्राम बनाएं। ठीक है, चलो, तो अब हम लोगों को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोनों को डिफाइन देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये C1 पहला सरफेस, तो इधर C1, यहां पर C2, ये F1, ये F2। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है?
if there any ray, if is there any collection of rays which are passing through these, which are passing through which are passing through this point, they will become parallel to the principal axis. Clear हो गई बात ये? So if incident rays which are passing through the point after refraction, if they become parallel to the principal axis, that point is called first principal focus. Clear हो गई बात ये? So collection of rays passing through a point after refraction become parallel to the principal axis, that point from which the incident rays are passing is known as first principal focus. ठीक है? Next, second principal focus क्या होता है? If there is a collection of parallel rays C1, F1, C2, F2. So if there is a collection of rays parallel to the principal axis, after refraction they passes through a point, that point is called F2. तो अगर parallel rays आ रही हैं after refraction they converging at a point is called F2. और यहां पर कैसे गया, इस पॉइंट से अगर कोई चीज पास हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल, तो F1 ये है, F2 ये है। एंड नोट कर लो दैट F2 इज द मेन फोकस, F2 इज द मेन फोकस, ये मेन फोकस F2 ही रहेगा, ठीक है। और F2 अगर मेन फोकस है तो साइन कन्वेंशन में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस लिया जाएगा एंड दैट इज रिटन एज पॉजिटिव। तो याद रखना कि F2 इज द मेन फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, आपको जो फोकल लेंथ लेनी है वो हमेशा कैसी रखोगे, पॉजिटिव। आई बात समझ में? What is the cause of refraction of light when it is going from one medium to another? Is a change in the speed of light. ठीक है, change in the speed of light. बोलो, इतना समझ में आ गया? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव। So why the change in the speed causes refraction? So there is a person who is asking that why, what is your name, bro? Thor fan, bro. देखो, so when we see that, देखो जी, अब आपको दिखाते हैं, if there is a ray is going like this, incident ray is going like this and it is pointing on this point of incidence, तो होगा क्या, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू n1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ r इनटू n2। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो साइन i डिवाइड बाय इनटू द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ r इनटू n2। सो साइन i डिवाइड बाय साइन r is equal to क्या बनेगा, n2 डिवाइड बाई n1। क्लियर हुआ यहां तक? सो व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज v2 डिवाइड बाई v1। अभी मैंने पढ़ाया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो एज यू कैन सी दैट साइन i डिवाइड बाई साइन r इज इक्वल टू क्या है, v1 अपॉन v2। इतनी बात समझ में आई? तो अब ये लाइट रे बेंड होगी या नहीं होगी, किधर को बेंड होगी, वो कैसे डिपेंड करता है कि हम ये रेशियो देखेंगे, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन अभी बताएंगे। तो देखो ये जो v1 अपॉन v2 है, अब ध्यान से सुनो कि जब लाइट की स्पीड चेंज होगी, मान लो कि यहाँ v1 स्पीड है, यहाँ पर v2 स्पीड है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। बोलो, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर v2 लेस है, v1 बड़ा है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो साइन i डिवाइड बाई साइन r will be greater than 1. We can say that sin i is greater than sin r.
तो वी कैन से दैट आई इज ग्रेटर देन आर, एंगल आई बड़ा रहेगा, एंगल आई इज ग्रेटर एंड एंगल जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा करना है इससे, तो बेंडिंग होगी, एंड दिस इज बेंडिंग ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ठीक है, चलो जी। सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस समझ में आया, एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस द मेन फोकस, सो दैट्स व्हाई दिस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, अभी एक देखो, अभी ये देखो साइन, साइन क्या होता है सर, है ना, ये तो पूछा था अभी, सूर्यांश ने पूछा था साइन क्या होता है, ये क्या होता है। तो अब देखो इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लेते हैं। देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एंड मान लो कि ये एंगल आई है, क्या है, एंगल आई। ठीक है, इफ दिस इज एंगल आई, सो इसका जस्ट परपेंडिकुलर, देखो इसका जस्ट परपेंडिकुलर, सॉरी इसका जस्ट ऑपोजिट वाला, इस वाली साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस बेस पे बन रहा है ये हो गया बेस, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो इस एंगल के लिए इसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर बोल लो और इसको क्या बोलेंगे, बेस। फॉर इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। आई बात समझ में। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के लिए आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता चल गए, बोलो। तो अब देखो एक चीज याद रखना कि हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और वो रेशियो कैसे याद रखने हैं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ निकालूं, हाइपोटेन्यूज के साथ, तो हमको एक रेशियो मिलता है जिसको हम बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल आई। ये आई है, ठीक है, आई इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन इसी चीज से था कि साइन आई क्या है, साइन आर क्या है। तो ये होता क्या है, साइन ऑफ आई दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के लिए अगर साइन निकालना है, साइन ऑफ दिस एंगल, तो आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे। फिर इसके बाद आता है कोसाइन, क्या आता है, कोसाइन ऑफ एंगल आई। चलो तो सी के लिए ये कोसाइन, तो कोसाइन में क्या करोगे, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, क्या करोगे, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके बाद फिर आता है टेंजेंट, क्या आता है, टेंजेंट ऑफ एंगल आई। वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो किसके साथ, बेस के साथ। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट कर दिया जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बोला जाता है कोसीकेंट, क्या बोला जाता है, कोसीकेंट ऑफ एंगल आई। ये नाम है भैया, किसका नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है कोसीकेंट। आई बात समझ में। साइन का अगर उल्टा करते हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करते हो, तो इसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ आई, क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ आई। ठीक है, और टेंजेंट का अगर आपने रेसिप्रोकल किया, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया, इसको बोलेंगे कोटेंजेंट, क्या बोलेंगे, कोटेंजेंट ऑफ आई। अब इन शॉर्ट ये जो साइन लिखा है, साइन ऑफ आई, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, साइन आई। इसको क्या लिखा जाएगा, कॉस आई। टेंजेंट को लिखा जाएगा टेन आई,
और इसका जो रेसिप्रोकल किया था मैंने, तो इसको लिखा जाएगा कॉसेक आई। क्या लिखा जाएगा? कॉसेक आई। इधर पे ये लिखा जाएगा सेक आई, सेक आई। और यहां लिखा जाएगा ये कॉट आई। क्या लिखा जाएगा? कॉट आई। तो अब आप यहां से ये याद रखना, साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? बोलो। साइन और कॉस का जो तो पूछ रहे थे, साइन आई बाई साइन आर, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। किसके बारे में? कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव लेंस। सो व्हाट इज दिस कॉनकेव लेंस? ऐसा लेंस जिसके एजेस थिक हो और सेंटर पार्ट थिन हो। तो इसमें इस लेंस के सेंटर में हम लोग इसको एक पॉइंट लोकेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब मैंने बोला था कि जब भी आप लेंस के कर्वेचर्स लिखने स्टार्ट करोगे तो आप पहले इस सरफेस पे जाना। इस सरफेस का जरा देखो, गोला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, दिस इज द स्फेरिकल कर्वेचर। तो इसका सेंटर यहां होगा, इसको मार्क कर देना C1। ठीक है, पहला सरफेस ये था। दूसरा सरफेस इधर पे देखोगे तो ये हो जाएगा C2। ठीक है, इधर हो गया C2। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ठीक है, गेमिंग विद महाकाल, समझ में आया? ये C1 कर्वेचर, तो उसका यहां पर F1 ले लिया, इधर C2 है तो इधर F2 ले लिया। So this is what we call the second principal focus. Second principal focus, and here we can, this is known as first principal focus. ठीक है, अच्छा इसको आप लिखना चाहो तो 2F2 लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो 2F1 लिख सकते हो। अब डिफाइन कैसे करोगे F1 और F2 को? लेकिन जो मैंने अभी इससे पहले लिखवाया था कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज द मेन फोकस, तो कॉन्केव के लिए भी ये वाला जो है फोकस वो मेन फोकस है। ये कैसा फोकस है? मेन फोकस है। बोलो। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की। तो फर्स्ट पहले नहीं, हम लोग सेकेंड पहले करेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन करना है। हाँ, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस मैंने बोला था कि ऐसे आप पहले तो कॉन्केव बनाओगे, एक बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लोगे। सो यू सी दैट दिस इज द फर्स्ट फेज, इधर ऐसे कर, इधर से स्टार्ट करना है, तो ये बनेगा C1, इधर बनेगा C2। ठीक है, अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करोगे? इफ देयर इज अ रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस पर पैरेलल रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन they will diverge, they will diverge from a point। ठीक है, that particular point is called second principal focus। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? so these diverging refracted ray are appears to be coming from this point, so that is represented as second principal focus। और क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है कॉन्केव लेंस की डाइवर्जिंग लेंस बोला गया है, तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज कर रहा है वही सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा, वही मेन प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होता है? सपोज दैट दिस इज द लेंस which is
ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट सरफेस था तो C1 इधर, इधर पे C2। अब करना क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ इंसिडेंट रेज आ रही हो, ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ ये इंसिडेंट रेज आ रही हो, ठीक है, सो दैट कि आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर ये रेज जो है पैरेलल हो जाए तो जिस पॉइंट की तरफ वो आ रही थी वही पॉइंट क्या बोला जाएगा, F1, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इधर पे क्या था, ये तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस था। तो ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ अगर इंसिडेंट रेज आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सच अ पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब ये करने के लिए, ये समझने के बाद अब आपको लिखना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से इमेज बनेगी, तो उसके लिए रूल्स क्या है। तो मैं एक एक करके आपको 3 रूल बताऊंगा, 3 रूल कॉनकेव के लिए एंड 3 रूल कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इज चलो भैया रूल्स देखते हैं। तो रूल नंबर 1, एक तरफ आप बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और एक तरफ है ये कॉनकेव और उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे यहां पे बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, यू विल सी द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। सो द वेरी फर्स्ट रूल, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अच्छा इस वाले केस में इस वाले सरफेस से लोगे तो C1 इधर होगा, F1 इधर होगा, F2 इधर होगा, C2 इधर होगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू, तो ये रूल नंबर 1। अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इट विल पास थ्रू द F2, पहला रूल। वही पहला रूल अगर हम कॉनकेव में देखें तो इधर पर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा C2, इधर हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा C1, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज द मेन फोकस। तो अभी क्या है, इधर पे अगर पैरेलल रे आएगी इट विल डाइवर्ज फ्रॉम, इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इट विल डाइवर्ज, पैरेलल रे डाइवर्ज करेगी, कहां से डाइवर्ज करेगी, फोकस से डाइवर्ज करेगी, एंड दैट फोकस इज कॉल्ड F2 फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया, डायग्राम बना लोगे। अच्छा कुछ लोग डाइवर्जेंस पहले दिखा देते हैं और ये मार्क कर लेते हैं पहले से, ये पहले अगर मार्क कर रखे हैं और ऑब्वियसली ये हमको पहले मार्क करने पड़ेंगे, तो डाइवर्जेंस आप कैसे दिखाओगे कि ये यहां तक तो आपने पैरेलल रे दिखा दी है, ठीक है, अच्छी बात। तो अब यहां पर जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर ऐसे ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से, फिर आगे इसको ऐसे दिखाना। और किसी भी रे में विदाउट कोई भी रे डायग्राम बनाते हो तो उसमें एरो दिखाना मत भूलना, एरो नहीं दिखाओगे तो टीचर आपका उसको रे डायग्राम को गलत बता देगा। न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर लेंगे। अभी न्यूमेरिकल तो अभी मिरर लेंस फॉर्मूला में है, तो लेंस फॉर्मूला में ही हम लोग कवर करेंगे वो, ठीक है। बोलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इतने में बनेगा नहीं तो मिटाना है पड़ेगा। चलो रूल नंबर 2 क्या है, सो रूल नंबर 2 इट सेज कि अगर ऑप्टिकल सेंटर, this is F1, C1, F2 and then C2. Similarly,
यहाँ पे कॉनकेव बना लो, उसमें ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस दिखा लो, तो ये हो जाएगा F2 C2 F1 C1। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई रे F1 से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या कहता है इसमें रूल नंबर 2 कॉनकेव के लिए क्या है कि अगर कोई रे F2 की तरफ आ रही है, देखो जरा, F2 की तरफ आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो रूल नंबर 2 है कि अगर कोई फोकस से पास होगी तो इट विल बिकम पैरेलल, और एक अगर फोकस की तरफ आ रही होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। इससे पहले क्या था कि अगर पैरेलल रे आएगी इट विल पास थ्रू द फोकस, और इफ पैरेलल रे विल कम इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो पहले पैरेलल रे आ रही थी, उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताता है। यहां पर क्या है कि F1 से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल होगी। इफ अगर वो F1 की तरफ आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। रूल नंबर थर्ड एंड इट सेज दैट कि अगर हमारे पास एक लेंस है, इसमें ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस है, F1 C1 F2 C2, ठीक है, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। If there is any ray which is passing through the optical center, it will go without any deviation. विदाउट एनी डेविएशन सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर भी अच्छा, विदाउट डेविएशन क्यों जाती है, ये भी आपसे पूछना जा सकता है कि सर विदाउट डेविएशन क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी यहां पर ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो ये केस बनता है नॉर्मल इंसिडेंस का। किसका बनेगा? नॉर्मल इंसिडेंस का। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस का बन रहा है तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में नो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? नाउ इफ दिस इज कॉनकेव लेंस, तो इसमें इधर पे F2 C2 F1 C1, तो अगर इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है एनी रे, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन। तो तीन रूल हो गए, पैरेलल रे लेके जाओ, कन्वर्ज और डाइवर्जेंस दिखाओ। अगर वो रे फोकस से गुजर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो फिर विदाउट एनी डेविएशन इट विल पास। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट नॉर्मल इंसिडेंस। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। इतना सबको समझ में आ गया? कनिष्क, कनिष्का, बोलो सर नॉर्मल इंसिडेंस कैसे हुआ। चलो, नॉर्मल इंसिडेंस कैसे हुआ, ध्यान से देखो। ये सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से रे अगर ऐसी पास करोगे तो ये रे कहां से पास हो रही है बताओ? ऐसे समझाते हैं तुमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हो रही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी? 90 डिग्री पर। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी तो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो फिर चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे ऐसे निकालो, सारी की सारी कैसी जाएंगी? नॉर्मल इंसिडेंस ही जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ या ना? तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब इन्हीं तीन रूल की मदद से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं क्या? इमेज रे डायग्राम्स। ठीक है, रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस, एंड देन वी विल लर्न द रे डायग्राम्स फॉर द कॉनकेव लेंस। तो टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कितने केसेस हैं टोटल? 6 केसेस हैं फॉर द केस ऑफ लेंस। ठीक है,
चलो, केस नंबर 1, when the object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाना। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस and this is, let's say, principal axis. So f1 is here, f2 c1 is here, f2 is here and c2 is here. Equal distance पे almost बना लेना। So if there is any object which is at infinity, let's say a b is an object which is at infinity, तो इससे आने वाली जो rays होंगी वो parallel to the principal axis होंगी। These are the rays which are parallel to the principal axis. काफी दूर होंगी तो उससे आने वाली rays होंगी वो parallel होंगी। क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, दे विल पास फ्रॉम द फोकस। तो ये ऐसे पास होगी, नीचे वाली जो आएगी वो ऐसे पास होगी। नाउ दीज टू आर रिफ्रैक्टेड रेज विच आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टेड रेज का। तो यहां पर इमेज की जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज लिखो। तो इमेज प्रॉपर्टीज, और इमेज प्रॉपर्टीज में आपको 3 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी लिखनी है? नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 साइज एंड नंबर 3 इज द नेचर। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी? एट f2। ठीक है, साइज क्या होगा? बहुत ही पॉइंट साइज, या फिर ऐसे लिख सकते हो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, और नेचर क्या लिखोगे? सिंस इट इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हो कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज से हो रही है, तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये समझ में आया पहला केस? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर आप इसको बना ही लो। लाइव को थोड़ा पीछे जाके आप वापस से सारी चीजें फिर से कर सकते हो। यू कैन मेंटेन योर नोट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। अब ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट जो पहले इंफिनिटी पे था, अब ये धीरे धीरे हम क्या करेंगे? बियॉन्ड C1 रखेंगे। कहां रखेंगे? बियॉन्ड C1। तो केस नंबर 2, when the object is beyond C1, sorry not C2, it is C1। ठीक है, beyond C1। अब इधर पे देखेंगे कि रे डायग्राम कैसा होगा। चलो मिटाते हैं इसको। चलो, so if let's say this is the convex lens, we have this principal axis, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये C1 है, ये f2 है and this is C2। Suppose that we have object here A, B। तो इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाने वाली जो रे होगी, this will pass through the focus। किधर से पास होगी? फोकस से। एंड लेट्स से इफ देयर इज, और आपको देखो एक बात ध्यान रखना कि आपको रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं कहां पे कैसे कट रही होगी, निकलती तो बहुत सारी है, लेकिन 2 से आप रे डायग्राम कंप्लीट करोगे। सो इफ देयर इज अ रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो सूर्यांश जैसा आप बोल रहे थे कि ये विदाउट एनी डेविएशन कैसे, तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इट विल क्रॉस इन बिटवीन हियर। ठीक है, तो ऊपर हेड पे एरो था, तो यहां नीचे हो गया, तो इसको A डैश लिखोगे, इसको B डैश लिखोगे, और एरो दिखाना मत भूलना। सो यू सी this is the ray diagram for the object, this is the position of object when it is beyond C1। तो इमेज प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें? देखो, इससे ये वाली इमेज छोटी बन गई। अच्छा, पोजीशन क्या लिखोगे? बिटवीन f2 एंड C2। इमेज कैसी होगी? अब हाईली डिमिनिस्ड ना लिख के आप क्या करोगे? इसको लिखोगे डिमिनिस्ड। क्या लिखोगे? डिमिनिस्ड। एंड द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
क्योंकि बाहर देख, इधर इधर बन रही है, एक्चुअल कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज से बन रही है, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी और वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। बोलो, क्लियर हुआ यहां तक? अब नेक्स्ट केस नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इधर से। when the object is at C1, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहां पे रखते हैं, C1 पे रखते हैं, तो क्या होगा? रे डायग्राम चेंज हो गया। कैसा बनेगा? पहले कॉन्वेक्स लेंस दिखाया आपने, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F1, C1, F2 एंड C2। इसको बड़ा सोच के बनाना, थोड़ा ध्यान से। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, पैरेलल रे जाएगी, पहला रूल, इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। एंड इफ ऑप्टिकल सेंटर से कोई चीज पास होगी, कोई रे पास होगी, तो इट विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर ऐसे इमेज बनेगी, बी, इसको बी ए बी इज द ऑब्जेक्ट, तो बी डैश ए डैश इज द इमेज। और ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इक्वल साइज के होंगे। कैसे साइज के होंगे? इक्वल साइज के होंगे। सो इसमें इमेज प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे इस वाले रे डायग्राम में? अच्छा, इस रे डायग्राम में एरो दिखाना मत भूलना, ठीक है। अब इसमें पोजीशन क्या बताओगे? एट C2। साइज क्या होगा? इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज 5 केसेस तक तो ऐसा ही चलेगा भैया। तो यहां पे कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज है। इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, सो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। केस नंबर 3। इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? when the object is between, अब जरा देखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट इधर पे आएगा, between C1 and F1, between C1 and F1। when you put the object in between C1 and F1, तो रे डायग्राम थोड़ा सा चेंज होके कैसा बनेगा? जरा ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है, ये C2 है। तो ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा, A B। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले पैरेलल रे ड्रॉ करोगे, इट विल पास थ्रू फोकस, एंड इफ देयर इज एनी रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल क्रॉस बियॉन्ड द C2। तो अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो इसकी इमेज A डैश B डैश B डैश A डैश ऐसी बनेगी, और ये इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो पोजीशन इस बार क्या लिखोगे? बियॉन्ड C2। साइज कैसे लिखोगे? एनलार्ज मींस बड़ी है, और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये ही चलेगा। केस नंबर 4 कंप्लीट। केस नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया ये? नेक्स्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5, when the object is at F1। अब ये इधर से उठा के कहां पे रखना है? F1 पे रखोगे। अगर फोकस पे है, F1 पे है, तो इमेज कहां बनेगी? इसका रे डायग्राम देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, रूल्स आपको पता ही है। तो ये लेंस बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, F1 C1 F2 C2। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, लेट्स से AB, तो पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इट विल गो लाइक दिस। सो दीज टू रेज विल बी पैरेलल व्हिच विल कट एट इंफिनिटी। कहां पे कट करेगी? इंफिनिटी पे कट करेगी। तो अगर ये इंफिनिटी पे जाके कट रही है, तो वहां पर एक बहुत ही एनलार्ज इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। तो अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो F1 पे है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी
साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज। कैसा होगा? हाईली एनलार्ज। और हाईली एनलार्ज, और नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो, यहां तक समझ में आया? इसके बाद आता है केस नंबर 6। केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक अकेला केस है जिसमें आपकी नेचर चेंज हो जाता है। तो इस केस में क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन F1 एंड O, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, सो व्हाट विल हैपन? जरा ध्यान से देखना। इस तरीके से पहले लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2, यहां पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को A, B। पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे जाएगी, बोलो, तो ये दोनों रेज कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि डाइवर्जिंग है। देखो ये डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही हैं, और यहीं पर आपको क्या बनानी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये हो जाएगा B डैश, ये हो जाएगा A डैश। ठीक है, B डैश एंड A डैश। तो अब इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज क्या होगा? एनलार्ज होगा। जरा देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। और नेचर क्या लिखोगे? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर वर्चुअल क्यों बन रही है? क्योंकि दिस इज द रे विच इज फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे। सो मैंने आपको बताया था रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में। अगर रियल इमेज है तो वो कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज से बनेगी। अगर वर्चुअल इमेज है तो वो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज से बनेगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से ये 6 केसेस खत्म हुए। ठीक है, अब अगला इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस से खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। किससे पढ़ेंगे? कॉनकेव लेंस से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, चलिए जी। तो इसके लिए आपको हमें पढ़ने हैं 2 केसेस। इसके लिए हमें पढ़ने हैं 2 केसेस। तो इसका आता है सबसे पहले केस नंबर 1, which is when the object is at infinity। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनाया। मैंने बोला था कि इस सरफेस से स्टार्ट करेंगे तो इधर की तरफ रहेगा C1, इधर रहेगा F1, ये रहेगा F2, ये रहेगा C2। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इसका हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, AB इज द ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी। तो इससे आने वाली रेज जो होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। बोलो हाँ या ना? अब दीज आर द पैरेलल रेज, और मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था कि पैरेलल रेज डाइवर्ज होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो पहले मैं इस पॉइंट को जोड़ लूंगा, फिर आगे इसको एक्सटेंड कर दूंगा। तो आप देखोगे कि दीज आर द 2 डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज। तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आ रही है, तो इमेज भी भैया इसी पॉइंट पर बनेगी। तो इमेज प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखोगे इस वाले केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए? पोजीशन ऑफ इमेज एट F2, साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिस्ड, और सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये कैसी रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज के साथ क्या जोड़ोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? केस नंबर 1 खत्म। एक और केस बचा है। उस केस में, सेकंड केस में, अब आपको क्या करना है? इसको कहीं भी रख के देखोगे आपको हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगी। तो सेकंड केस लेना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन
इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख के देख लो, कहीं पर भी रखोगे आपको इमेज बनानी है। तो दूसरा केस यही है। तो जैसा आपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा था, ऐसा यहाँ पर भी सिर्फ दो केसेस हैं कि कहीं भी रख के देखेंगे। तो ये हो गया लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, सॉरी ये F2, C2, F1, C1। तो कहीं भी रख के देख लेते हैं, यहाँ पे रख के देखा हमने AB, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड। तो पैरेलल रे, दिस विल diverge from focus, and if there is any ray which is passing through optical center, it will go like this। तो तुम देखोगे कि यहां पर कट रही है, तो यहीं पर आपने क्या ड्रॉ कर देनी है, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। बिकॉज दीज टू आर डाइवर्जिंग रेज, so these two diverging rays are cutting at this point, so यहीं पर एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो पोजीशन क्या रहेगा, on the same side of object, ठीक है। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से कम है तो डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कल बायो की क्लास होगी क्या, कल बायो की क्लास नहीं होगी, कल मैथ्स की क्लास होगी। नेक्स्ट, तो अब यहां पर कुछ नोट पॉइंट पढ़ने हैं हमको। हमने दोनों केसेस ये पढ़ लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस से आपने 6 पढ़े केसेस, 2 केसेस कॉनकेव से। अब कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस क्या है। नंबर 1 कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो होती है ये कैसी होती है, इसकी एनलार्ज होती है। इसकी जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। आई बात समझ में। ये चिक्कू, यस चिक्कू बोलो, हेलो, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला था कि इसकी सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस साइड है, तो एफ इसका हमेशा कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, इसका एफ नेगेटिव लेके चलना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अगला लेंस फॉर्मूला, हाँ ये तो हो चुका है। तो आपका एक होमवर्क लिख लो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस लिखने हैं आपको, कहीं से भी लिख के लाना, ठीक है। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ओके, वेलकम टू द चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और क्या बोला जाता है, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, है ना। जितना ज़्यादा इसको आप फैलाओगे उतना ज़्यादा आप मेरे को हेल्प करोगे। ईदर यू आर माई स्टूडेंट और यू आर नॉट माई स्टूडेंट, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट टू क्या बोलते हैं उसको, टू रीच मोर एंड मोर पीपल, ठीक है। एंड दिस चैनल इज जस्ट फॉर फ्री। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे पेड होगा, हाँ पेड जो भी होगा वो मेरी वेबसाइट पे होगा। जब भी मैं लॉन्च करूँगा, जब भी कोर्सेज लॉन्च करूँगा वो मेरी वेबसाइट पे होंगे। तो यूट्यूब पर कोई चार्जेस नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द हिट, सो वो जो क्या बोलते हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक मी फेमस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।